जब मैं एग्ज़ाम दे कर के बाहर आऊँ तो एक रिग्रेट नहीं होना चाहिए मेरे दिमाग में कि यार मैंने मेहनत नहीं करी हुआ था। तो वेलकम गाइस। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ अपनी फुल नीट जर्नी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जिससे आपको अपने प्रिपरेशन जर्नी में उसको प्लान कैसे करना है वो चीज़ आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। और अगर आप कोई कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो इस वीडियो से आपको उस चीज़ में भी हेल्प करेंगे। एंड कोई ऑफलाइन ना ऑनलाइन कोचिंग कुछ नहीं लिया, और मेरी वीडियो से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन मिलेगी। सो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले 2018 में क्या हुआ था कि मेरे एक बड़ा भाई था, कजिन ब्रदर, जो नीट 2018 को क्लियर किया था। ठीक है, तो फिर उसका सेकंड काउंसलिंग में उसको हमारा स्टेट का एक कॉलेज मिला, जीएमसी अंबिकापुर मिला है ना। तो वहाँ पे जब हो गया तब फिर ऑफकोर्स पूरे फैमिली में जैसे कि उसके वाहवाही हुआ ना, स्टार्ट हुआ है ना, तब फिर मेरे को सबसे पहले नीट के बारे में पता चला कि नीट एग्ज़ाम होता क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद मेरे डैड ने मेरे को सजेस्ट किया कि बड़ा नीट मेडिकल फील्ड में जाते हैं तो नीट एग्ज़ाम का तो प्रिपरेशन कर। ठीक है, तो बेसिकली मैं पढ़ाई में अच्छा था, शुरू से एक ब्राइट स्टूडेंट रहा हूँ मैं, और हमारी कंडीशन ठीक ठाक थी। ऐसा नहीं कि एकदम ज़्यादा बुरी थी या एकदम ज़्यादा अच्छी थी, वेरा मिडिल क्लास फैमिली है ना। तो हम लोग कोचिंग अफोर्ड कर सकते थे, बट मैं ही कोचिंग नहीं किया बिकॉज कोचिंग जाना मुझे खुद शुरू से पसंद नहीं था। मैं शुरू से आज तक कोचिंग गया ही नहीं हूँ, ना बोर्ड्स के टर्म्स में देख लो, ना स्कूल के टाइम में देख लो, ना नीट में देख लो। ठीक है, और मेरे डैड जानते थे कि लड़के को कम मेहनत में थोड़ा सा ज़्यादा रिजल्ट्स चाहिए, ऐसा टाइप का इसका थोड़ा सा माइंडसेट है। तो उन्होंने मुझे मेडिकल फील्ड सजेस्ट किया, और मैं भी सोचा कि अब हमारे डैड बोल रहे हैं तो कुछ सोच के बोल रहे हैं, तो मेडिकल की तैयारी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो 10th में 2020 में जब मैं 10th क्लास में गया तब कोविड आ गया था। तो कोविड आने के बाद मैंने अपना 10th का सिलेबस कंप्लीट किया। 10th का सिलेबस थोड़ा सा होता है, राइट। तो थोड़ा सा सिलेबस कुछ महीने में कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद मैं क्या किया, जो यूट्यूब में जो वो चलता है ना, नीट 2020 का प्रिपरेशन करा रहे थे, तो रिवीजन फेज चल रहा था यूट्यूब पे उस टाइम में। ठीक है, तो मैंने उस लेक्चर्स को अटेंड किया कि आखिर 11th-12th में होता क्या, ये चीज़ देखने के लिए। ठीक है, तो मैंने पूरी तरह से उस चीज़ को कंप्लीट किया लास्ट तक। नीट 2020 पे जब भी हुआ था, मुझे डेट एक्चुअल में याद नहीं है। तो उसके बाद मैंने अपना 11th-12th को प्लान करना स्टार्ट किया कि 11th में मैं ये करूँगा, इन टीचर से पढ़ूंगा, इस टाइम में मॉक टेस्ट दूंगा, इस टाइम तक मेरा सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए, इस टाइम में मैं शॉर्ट नोट्स बनाऊंगा, इस टाइम में मैं वो मॉक पेपर प्रैक्टिस करूंगा, और इस डेट तक मेरा नीट एग्जाम होने की संभावना है। तो ये चीज़ मैंने पूरी तरह से एक प्लान, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल प्लान था। फ्लेक्सिबल प्लान होना भी चाहिए बिकॉज उसमें कुछ चीज़ें ऐड भी करनी पड़ती हैं। तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल प्लान, एक रफ स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क तुम बोल सकते हो, मैंने अपने 10th क्लास में बना लिया। ठीक है, अब फिर क्या हुआ कि 17 अप्रैल 2021 जब बोर्ड एग्जाम 10th के कैंसिल होने की न्यूज़ आई थी सीबीएसई बोर्ड्स की, तो मैं सीबीएसई वाला ही था। तो उस दिन से मैंने अपना सबसे पहला चैप्टर केमिस्ट्री का क्लास 11 का, उस दिन से मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। ठीक है, और फिर उसके बाद ऑफकोर्स प्रॉब्लम्स आई। पहले थोड़ा मोटिवेशन तो बहुत ज़्यादा था कि हाँ हम नीट के लिए पढ़, बट प्रॉब्लम्स आ रही। मैं जैसे ही बायोलॉजी में घुसा, शुरू में डाइवर्सिटी वाली उन्हीं टाइम मेरा दिमाग खराब हो गया। तो उसके बाद फिजिक्स में वेक्टर में बहुत टाइम वेस्ट किया मैं, और केमिस्ट्री ठीक ठाक चल रहा था बिकॉज मूल कॉन्सेप्ट पहले से पढ़ के हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर है, तब फिर थोड़ा सा मूड मेरा खराब हुआ। तो ऑफकोर्स टाइम तो बहुत ज़्यादा वेस्ट हो गया था बिकॉज इसी फेज में मैं 1 महीना वेस्ट कर चुका था शुरू का। जब मैं अप्रैल में प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तो अप्रैल मई पूरा वेस्ट हो गया था। फिर उसके बाद मैंने फिर से फोकस किया कि बायो में जो डाइवर्सिटी इतना पढ़ चुका हूँ उसको छोड़ो, यहाँ से कहाँ से स्टार्ट करते हैं, पीछे ह्यूमन चीज़ों से स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री पे चल ही रहा था, और फिजिक्स में क्या किया कि वेक्टर जीता पढ़ लिया। अब उसके बाद यूनिट्स इन 1 डायमेंशन, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फिर चलते मैं प्रिपरेशन करता गया। उस टाइम कोविड चल रहा था तो स्कूल का उतना टेंशन था नहीं, तो उसका कोई दिक्कत नहीं था। मैं घर में आराम से पढ़ता चला गया यूट्यूब पे। ठीक है, यूट्यूब में जो लेक्चर्स है, मेरे टीचर्स के बारे में तुम नहीं जानते हो, मैं बता देता हूँ कि मेरे टीचर्स, सबसे पहले मैंने फिजिक्स गौरव गुप्ता सर से करी है। सेकेंड थिंग मैंने केमिस्ट्री अरविंद अरोड़ा सर से करी, और बायोलॉजी गरिमा मैम से करी है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर अगस्त आया 2021 का, तो वहाँ पे मेरा 11th का केमिस्ट्री खत्म हो गया। ठीक है, अगस्त सितंबर में फिजिक्स खत्म हुआ, और लास्ट में अक्टूबर के आसपास, नवंबर के आसपास मेरा बायोलॉजी खत्म हुआ बिकॉज 11th की बायो थोड़ी सी लंबी होती है। ठीक है, अब फिर क्या हुआ एकदम डिटेल में बता रहा हूँ। मेरे घर में शादी था, मस्त एंजॉय किया मैंने। फिर उसके बाद 10-15 दिन मैंने रिवीजन के लिए बचा था कि कुछ पहले पढ़ा हूँ उसको रिवीजन कर लेता हूँ, बट उसको मैंने टोटल वेस्ट किया। मैं एक चीज़ रिवाइज नहीं किया बिकॉज मेरे को रिवाइज करना थोड़ा भी पसंद नहीं था। ठीक है,
तो एज पर प्लान जो कि 10th में बनाया था, तो मैंने सोचा था कि दिसंबर के स्टार्टिंग में हम 12 चालू कर देंगे, और सेम वैसा ही हुआ। तो ये चीज़ मैटर करती है, अगर तुम खुद से प्लान बनाओगे ना शुरू से, तो कहीं ना कहीं कुछ भी खींच तान के वो चीज़ इम्प्लीमेंट तुम कोशिश करते हो कि मैं ये चीज़ को इम्प्लीमेंट करूँ, और कहीं ना कहीं वो चीज़ होता भी है। तो जैसा प्लान किया एज पर प्लान, मैंने 11th को फिनिश करके 12th को दिसंबर में स्टार्ट किया। ठीक है, अब जनवरी का हाफ पढ़ा मैंने अपना 12th क्लास। ठीक है, बायोलॉजी से स्टार्ट किया था, बिकॉज बायो छोटा था, तो मैं सोचा था कि बायो जल्दी खत्म कर देंगे। ठीक है, अब फिर 12th स्टार्ट किया ही था कि 11th में उसके जो प्रैक्टिकल एग्जाम था जो तुम्हारे स्कूल के, वो सब चीज़ स्टार्ट होनी शुरू हो गई। ठीक है, तो उसमें गया, और उसके बाद ऑफलाइन ही एग्जाम हुआ था मेरा 2011 क्लास का। तो फिर उसको मैं एग्जाम दे करके आया, तो थोड़ा बहुत वहाँ पे 11th का कुछ चैप्टर मेरा रिवाइज हो गया, जो कि सिलेबस में आ रहा है। ठीक है, अब जैसे मार्च एंड अप्रैल खत्म हो, तो 23 अप्रैल को 2022 में मेरा बायोलॉजी का सिलेबस खत्म हो गया। ठीक है, उसके बाद 1 जून तक मेरा फिजिक्स का सिलेबस खत्म हुआ। फिर फाइनली 15 जुलाई तक मेरा पूरा का पूरा सिलेबस खत्म हो गया। 15 जुलाई 2022 को मेरा पूरा सिलेबस खत्म हो गया, और 17 जुलाई 2022 के नीट एग्जाम था। मेरा सिलेबस जैसे ही खत्म हुआ, तो फिर मैं थोड़ा सा स्कूल जाना स्टार्ट किया, कि बहुत दिन हो गए घर में पढ़ते, थोड़ा सा माइंड फ्रेश करने के लिए मैं स्कूल किया। ठीक है, फिर उसी टाइम मैंने अपने शॉर्ट नोट्स, जैसे कि मैं सोचा था कि 1 शॉर्ट वीडियो से देख करके मैं शॉर्ट नोट्स बनाऊंगा, तो वो चीज़ मैंने स्टार्ट कर दी थी। और वो उतना अच्छा से मैं नहीं कर रहा था, बिकॉज उस टाइम मेरा सिलेबस खत्म हुआ था, आई वॉज बिट टायर्ड, है ना। तो फिर ऐसे करते करते ये मेरा आधा अगस्त खत्म हो गया, जुलाई अगस्त, तो आधा 1 महीना जैसे कुछ रेस्ट लिया मैं। फिर उसके बाद सितंबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर में मेरा क्या था, हाफ ईयरली एग्जाम था। हाफ ईयरली एग्जाम के टाइम में मैंने सोचा कि एग्जाम के प्रेशर के साथ साथ बहुत सारे नोट्स उसके साथ साथ मेरा बन जाएगा। तो 11th का मैंने पहले से स्टार्ट किया कि मैं पहले 11th का बनाता हूँ, और इसका जब हाफ ईयरली एग्जाम आएगा तो उसके प्रेशर में मेरा 12th का कुछ बहुत सारे नोट्स बन जाएगा। ठीक है, अब फिर क्या हुआ कि ऐसा ही हुआ सेम, बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत टाइम लग गया। तो खींचते 21 नवंबर तक चला गया मेरा शॉर्ट नोट्स। ठीक है, और ये भी प्लान किया था मैं 10th क्लास में, ये भी प्लान किया था कि ऑफकोर्स खिंचाएगा, क्योंकि 100 चैप्टर हम लोग को पढ़ना पड़ता है। तुम्हारे में अभी 83 चैप्टर्स है, हमारे में 100 चैप्टर पढ़ना पड़ता था। ठीक है, तो फिर सोच लिया था मैं कि उस टाइम में दिसंबर तक, 12th के दिसंबर तक मैं अपना पहला निक का मॉक पेपर दूंगा, शॉर्ट नोट्स और सिलेबस कंप्लीट होने के बाद। तो पहला जब मैंने मॉक पेपर दिया, तो वो था मेरा 362 मार्क्स आउट ऑफ 720। तो एटलीस्ट 2 बार सिलेबस करने के बाद सिर्फ 362 नंबर ही आता था। ठीक है, और ऑफकोर्स मैं ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, और उस टाइम 2023 में एटलीस्ट 590 to 600 आपको टच करना ही पड़ रहा है, अगर आपको स्टेट का एक अच्छा सा कॉलेज चाहिए तो ओबीसी कैटेगरी में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने कुछ और मॉक पेपर दिए, ऐसे 3 से 4 मॉक पेपर ही दे पाया मैं, और स्कूल वाले लोग ने मुझे थोड़ा सा बुला रहे थे उस टाइम में, तो मेरा दिसंबर वेस्ट हो गया। ठीक है, तो प्री बोर्ड्स में मैं थोड़ा सा ना एक अलग टाइप का दिमाग लगाया था। ठीक है, तो मैं बताता हूँ उस बारे में। क्या हुआ था कि हम लोग 12th वाले और 10th वाला, 10th का भी बोर्ड एग्जाम था और 12th का बोर्ड एग्जाम था, तो हमारा प्री बोर्ड साथ में हुआ था, तो हम लोग को साथ में बिठाते थे। ठीक है, तो मेरे बाजू में एक 10th क्लास की लड़की बैठती थी। ठीक है, तो ऑफकोर्स हमारे नीट में हम लोग को सिलेबस और सब्जेक्ट्स को शिफ्ट करना पड़ता है तुरंत। जैसे कि अगर तुम बायोलॉजी सॉल्व कर रहे हो, तो अगर तुम फिजिक्स में जंप करोगे, तो तुम्हें फिजिक्स के सारे कॉन्सेप्ट्स एंड फॉर्मुलेस को रिमेंबर करना होता था। ठीक है, और तुम फिजिक्स से केमिस्ट्री जंप करोगे, तो सिंथेसिस केमिस्ट्री के साथ भी होती थी। तो वही मैं किया कि मेरा जो सब्जेक्ट था उसको मैं 2 घंटे में सॉल्व करता था, तो मेरी बाजू वाली का जो पेपर था उसको मैं 1 घंटे में सॉल्व करने की कोशिश करता था, ताकि जो पहले पढ़ा हूँ 2-3 साल जो हो गया जिसको पढ़े, वो चीज़ भी मैं रिटेन कर पाऊँ। तो इस चीज़ को मैं अपने दिमाग को प्रैक्टिस करवाना था उस चीज़ का। तो मैंने केमिस्ट्री के साथ साथ पूरी 10th की साइंस सॉल्व करी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। फिजिक्स के साथ साथ मैंने सोशल स्टडीज सॉल्व किया है, और बायोलॉजी के साथ मैंने मैथ सॉल्व करी है, और हिंदी और इंग्लिश भी सॉल्व किया है। ठीक है, अपने उसके साथ। तो ऐसा था प्री बोर्ड्स में, तो मैं प्री बोर्ड्स को इस तरह से यूज़ किया अपने फेवर में। ठीक है, अब फिर इसके बाद क्या हुआ, ऑफकोर्स मुझे इंटरनल एग्जाम के लिए फाइलें वालें बनानी पड़ गई, ये सब में मेरा टाइम वेस्ट हो गया। अब फिर यहाँ पे मेरा सबसे बड़ा चैलेंज था कि मैं यहाँ पे ना PYQ सॉल्व किया था, ना NCERT सॉल्व किया था, ना प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किया था, और मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं था, बिकॉज 20 Feb से जनवरी पूरा वेस्ट हो चुका है। 20 Feb से मेरा बोर्ड एग्जाम चालू था, तो उसके बाद पूरा मार्च के 21 मार्च तक वो खींचा था, फिर अप्रैल बचा था मेरे पास, वही मेरा एग्जाम था। मैं टोटली वहाँ पे पैनिक कर गया था कि अब मैं क्या करूँ। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पेज है जहाँ पे तुम थोड़ा सा अच्छे से सुनो। ठीक है, यहाँ पे तुम्हें अपनी चीज़ों को मैनेज कैसे करना है, इसके बारे में तुम्हें
बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और पहली बार अगर चैनल में हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना, ठीक है। तो अब फिर जो 10 दिन था उसमें भी एक दिन मेरा इस तरह केमिस्ट्री का इंटरनल असेसमेंट का पेपर था, जो कि फिर से टाइम हो गया था वहाँ पे, ठीक है। अब फिर मैं क्या करूँ, ये ऊपर से नीट का प्रिपरेशन अटका हुआ है, ऊपर से ये बोर्ड एग्जाम है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ठीक है 10 दिन जितना पढ़ना था पढ़ा, रिवाइज कर रहा था मैं उसमें, बिकॉज मेरा एनएसओ का पेपर था। तो मैं बोला कि एनएसओ के बहाने एटलीस्ट मेरा सिलेबस से थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। अब फिर क्या हुआ कि 12 ऑफ फेब को मैं एग्ज़ाम दे के आया और मैं गया शादी में। हमारे फैमिली में एक शादी थी, तो 4 दिन मैं वहाँ से मस्त शादी में एंजॉय करके आया मैं। और मेरे पास बचे थे 3 दिन। अब पूरी जर्नी में मैं हिंदी पढ़ा ही नहीं था, मेरा हिंदी का एग्ज़ाम था 25 को। मैं क्या किया, सबसे पहले वीडियो समरीज उठाई यूट्यूब से, जितने भी 10-15 चैप्टर्स थे उस सबके निकाला, और राइटिंग पार्ट को पकड़ा, जो जो लिखने का होता है, पत्र वत्र जो भी है, अनुच्छेद वो सब है, उन सबको उठाया, उन सबको प्रैक्टिस किया। पीवाईक्यूज बिल्कुल नहीं देखा ना, राइटिंग प्रैक्टिस करके गया था, जो होगा देखा जाएगा। ना वीडियो समरी देख के गया, इस राइटिंग पार्ट को देखा, बस एग्जाम देने चला गया। एग्जाम में अच्छा गया, ठीक है, कुछ 74 75 कुछ आउट ऑफ 100 स्कोर किया मैंने। फिर उसके बाद 3 दिन बाद मेरा इंग्लिश का पेपर था, इंग्लिश का भी सेम हाल, वीडियो समरीज उठाओ, ग्रामेटिकल पोर्शन, राइटिंग पोर्शन को पकड़ो, बस बात खत्म। इंग्लिश में भी अच्छा खासा मैंने 84-85 आउट ऑफ 100 स्कोर किया। अब फिर था केमिस्ट्री का पेपर। अब ना एनसीईआरटी सॉल्व है, ना पीवाईक्यू सॉल्व है, ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व। मैं पढ़ना एनसीईआरटी को, अपना जो सिलेबस में था उन सबके शॉर्ट नोट्स को बाहर निकाला, जो शॉर्ट नोट्स बनाया था उन सबको एक एक बार पलटा, एनसीईआरटी उठाया, बैक एक्सरसाइज एज वेल एज सॉल्व एग्जाम्पल, फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेम, उसको उठा के मैंने प्रैक्टिस करी 12th क्लास की। और सिर्फ उतना ही करके मैं पेपर देने चला गया और मैग्निफिसेंट 95 आउट ऑफ 100 स्कोर किया केमिस्ट्री में। 5 दिन का मेरे पास टाइम था, फिजिक्स के लिए भी सेम किया, ठीक है। अब देखो ब्रेक थ्रू यहीं पे आता है। 10 दिन का मेरे पास टाइम था अपने बायोलॉजी के पेपर के लिए। 5 मार्च को मेरा फिजिक्स का पेपर था और 16 मार्च को मेरा बायोलॉजी का पेपर था। तो यहाँ पे जो 10 दिन बचा था, इसमें मैं ट्राई किया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में उठा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कहाँ से किया था, neetprep.com का मैंने टारगेट बेस का सब्सक्रिप्शन लिया था। देखो कोई प्रमोशन नहीं है, जो चीज़ मेरे लाइफ सेव करी है उस चीज़ के बारे में तुम्हें बता रहा हूँ। वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम वो चीज़ लो या ना लो, डजंट मैटर टू मी। मैंने वो चीज़ ली थी, तो उसके वीडियो सॉल्यूशंस एज वेल एज टेस्ट प्रिपरेशन एंड फिल्टर्स ने मुझे बहुत हेल्प किया इस चीज़ को अचीव करने में। तो उस 10 दिन में मैंने 50 चैप्टर के पीवाईक्यूज एनी हाउ कंप्लीट किया, और 2 दिन मेरे पास लास्ट बचा था, उसमें मैंने अपना जो 12 का सिलेबस है जो एग्जाम में आने वाला है उसके बैक एक्सरसाइज एज वेल एज सॉल्व एग्जाम्पल और जो अपना नोट्स है उसको मैं पढ़ के गया, बस। उसमें मैंने 92 आउट ऑफ 100 स्कोर किया बायोलॉजी में। और फिर उसके बाद 5 दिन बाद मेरा आईटी का एग्ज़ाम था, आईटी के एग्ज़ाम में भी अच्छा खासा स्कोर किया मैंने। और उन 5 दिन में आईटी में थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया मैंने, जो होगा देखा जाएगा, जो अपने प्रीवियस नॉलेज के ऊपर मैं पेपर दे करके आया था। और 5 दिन में अपना जो रेस्ट पीवाईक्यू उसके चैप्टर है उसको कंप्लीट किया था। और फाइनली 21 के बाद 10 दिन बचा था मेरे पास, 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल से मेरे को मॉक पेपर देना था। तो एक टारगेट मैं बना के चला था कि 31 मार्च तक मेरे पास नो बैकलॉग होना ही चाहिए। एनी हाउ मेरे पास एक टारगेट सेट था कि नो बैकलॉग होना ही चाहिए। फिर मैं उस चीज़ पे लग गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेजर मोटिवेटिंग फैक्टर था मेरा कि एक जो स्टॉक्स में उस टाइम वो आया था, इंटरव्यू आया था, किसी यूट्यूबर का ही है जो कि मेडिकल फील्ड में ही है। तो उन्होंने एक बात कही थी, बताएं कि ये जो मेरे पास टाइम बचा है उसमें मैं अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, और जब मैं एग्ज़ाम दे करके बाहर आऊँ तो एक रिग्रेट नहीं होना चाहिए मेरे दिमाग में कि यार मैंने मेहनत नहीं करी। तो ये चीज़ ना मेरे दिमाग में छप गया, पूरी तरीके से छप गया कि यार मैंने मेहनत नहीं करी, ये चीज़ मेरे दिमाग में नहीं होना चाहिए। उस टाइम पे अगर तुम अपना 100% 101% उस चीज़ में डाल दे रहे होगे ना, तब तुम्हें रिजल्ट से फ़र्क नहीं पड़ेगा भाई। जो होगा देखा जाएगा, रिजल्ट मैं जितना कर सकता था मैंने उतना किया, और ये चीज़ मेरे दिमाग में एकदम बैठ गया था। तो यही मेरे पास मोटिवेशन का एक प्राइमरी सोर्स था उस समय। तो इसी चीज़ को लेकर के मैंने मेहनत करनी उस टाइम से शुरू कर दी थी। कब से? जब मेरा बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हुआ था तब से, समझ रहे हो। तो इसी चीज़ के बेस में मैं पढ़ता गया और फाइनली मैंने 31 ऑफ मार्च को वो चीज़ अचीव किया, और बहुत अच्छी नींद आई उस दिन, लिटरली बहुत अच्छी नींद की। फिर उसके बाद जब मैं 1 अप्रैल को पेपर दिया तब था 500 मार्क्स मेरा आउट ऑफ 720। एटलीस्ट 7 से 8 बार पूरा का पूरा
सिलेबस चार्ट जाने के बाद भी सिर्फ 500 नंबर आ रहे थे। अब मैं डिप्रेशन में चला गया था, लिटरली डिप्रेशन में चला गया था। यहाँ पे रोल आता है मेरे पेरेंट्स का। तो यहाँ पे मेरे पेरेंट्स ने मेरे को समझाया। अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो एक छोटा सा मैसेज मेरी तरफ से आपके पेरेंट्स के लिए कि ये अपने क्लिप अपने पेरेंट्स को दिखाना। तो डियर पेरेंट्स, आप अगर देख रहे हैं तो जो आपका बच्चा है जो अभी नीट का प्रिपरेशन कर रहा है, कितना भी ड्रॉप लिया डजंट मैटर, अगर वो फ्रेशर है या ड्रॉपर है कोई दिक्कत नहीं है। प्लीज़ उसके मार्क्स को और उसके मेहनत को कंपेयर मत कीजिए, बिकॉज 10 बार सिलेबस करने के बाद 500 नंबर आ रहा है। तो अगर मैं इन दोनों को कंपैरिजन करूंगा तो इसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो उसकी मेहनत और उसके मार्क्स को प्लीज़ कंपेयर मत कीजिए। और इस टाइम पे, इस पॉइंट ऑफ टाइम ने पूरी की पूरी प्रिपरेशन जर्नी में उसका आप सपोर्ट कीजिए कि बेटा हम हैं, तू जितना पढ़ सकता है पढ़, नहीं होगा तो देखेंगे। ये सेम लाइन मेरे डैड ने मुझे कही थी। तो मैं इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू द पेरेंट्स कि आप अपने बच्चों को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, ठीक है। अगर नंबर नहीं आ रहा है, ठीक है, वो मेहनत करेगा, उसको अपनी तरह से उसको सलाह दीजिए। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखो, जब मेरा नंबर नहीं आ रहा था ना, तब मेरे पेरेंट्स ने मेरे पापा ने मेरे को क्या किया था, एक पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी उन्होंने मुझे सजेस्ट करी थी। ये रियल इंसिडेंट है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से कि बेटा क्या है कि जितना ईजी क्वेश्चन है पहले तो उसको सॉल्व कर ले, फिर उसके बाद फिर से आ, तब जितना बन रहा है फिर उसको कर, और लास्ट में टाइम बच रहा है तब फिर उन लोगों को देख जो तुझसे नहीं बन रहा। और सेम चीज़ 2 दिन में जो एलन के जो फाउंडर हैं, फिल कैचोडी हैं, तो क्या नाम है, ब्रजेश महेश्वरी ऐसे कुछ नाम है सर का। तो उनका जब मैंने वीडियो देखा तो उन्होंने भी सेम चीज़ बताई। तो डियर स्टूडेंट, अगर तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें कुछ सजेस्ट कर रहे हैं तो प्लीज़ उसको लाइटली मत लो, बिकॉज पहले उन्हें उस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है, बट उन्हें लाइफ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छे से। तो वो तुम्हें जो भी चीज़ सजेस्ट कर रहे हैं वो तुम्हारे हित के लिए है, और प्लीज़ उसको तुम इग्नोर मत करो, ठीक है। तो अपने स्टोरी पे वापस आते हैं। यहाँ पे मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया, मॉरल सपोर्ट उन्होंने दिया कि बेटा ठीक है तू पढ़ रहा है, नहीं होता है देखेंगे, लेकिन अभी हिम्मत मत है, हम तेरे साथ खड़े हैं एंड यू कैन डू इट। मैं फिर से उठा, फिर से मैंने रिवाइज किया, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किया। अब मैंने अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए प्रीवियस ईयर पेपर उठाए 2020 का, तो वहाँ पे मेरा नंबर है 602। तो जो मेरी नैया डूब रही थी ना, उसको थोड़ा सा सहारा मिला कि हाँ भाई कुछ हो सकता है। फिर 2021 का पेपर उठाया, वहाँ पे मेरा 610 नंबर है। तो हाँ, अब मैं थोड़ा सा स्टेबल हो गया था कि हाँ आ सकता है, कुछ ना कुछ हो सकता है, ठीक है। फिर मैंने फिर से मॉक पेपर में जम किया, तो वहाँ पे मेरा 528 नंबर। तो वो मेरे लिए इनफ था मेरे कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने के लिए। भले उतने में कॉलेज नहीं मिलता, मेरे को पता था, लेकिन उतना भी काफ़ी था मेरे लिए कि जिसका 500 साढ़े 500 नंबर, 450 नंबर आ रहा है उसके लिए, ठीक है। अब फिर क्या हुआ, मैं सेम चीज़ को फॉलो करता गया, और लास्ट डे मैंने 22 से 25 मॉक पेपर दिए। तो लास्ट मॉक पेपर में मेरा 578 मार्क्स, और मैं समझते यही मेरा नीट का स्कोर रहेगा जब मैं फाइनल पेपर दे करके आऊँगा, और इसमें मेरे को मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। तो मैं श्योर था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। एंड लास्ट का एक हफ्ता, उसमें सबसे मेन चीज़ है तुम्हें कोई ऐसी चीज़ नहीं पढ़ना होता है, नो मॉक पेपर, कुछ नहीं पढ़ना है। बस तुम्हें एक चीज़ में ध्यान देना है कि जितना जो शॉर्ट नोट्स तुम बनाए हो, जितना बार अपने सिलेबस को तुम पलट सकते हो उतना पलटो, जितना बार उसको देखो उतना बार उसको पलट सकते हो। ये स्ट्रैटेजी है आशीष अरोड़ा सर की, मैं नाम ले करके बता रहा हूँ कि किसका स्ट्रैटेजी है। आशीष अरोड़ा सर जो कि फिजिक्स गैलेक्सी चैनल के CEO हैं, उनका ये स्ट्रैटेजी है कि तुम जितना बार उस चीज़ को देख सकते हो देखो। इससे क्या होता है कि तुम्हारा माइंड उस चीज़ को बार बार रिटेन कर पाता है, और जल्दी से जल्दी एग्जाम हॉल में तुम इसको वापस से रिटेन कर पाओगे कि हाँ इस क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला लगेगा। मैंने इसी के चलते 3 बार बायो का सिलेबस, 2 बार फिजिक्स केमिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट किया, और फाइनली जब 7 मई 2023 को मेरा नीट का एग्जाम देकर मैं बाहर आया, तो फाइनली उस दिन मेरा सपना पूरा हो गया कि हाँ अब मैं मेडिकल कॉलेज में एंटर करने वाला हूँ। आई कंप्लीटेड माई नीट जर्नी, माई ड्रीम इन फर्स्ट अटेम्प्ट विदाउट कोचिंग फ्रॉम यूट्यूब।